हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम देख रहे हैं सेकेंड यूनिट स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन का। स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन का सेकेंड यूनिट देखेंगे, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस। सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस क्या देख रहे हैं? सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस। द नेम ऑफ सम सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस आर स्विच, आइसोलेटर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी etc। सर्किट डिवाइसेस इंटरप्टिंग डिवाइस है, नाम है स्विच है, आइसोलेटर है, फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी है, फ्यूज। अब देखते हैं, इन्वेंटेड बाय, फ्यूज किसने बनाया है? फ्यूज देखिए, फ्यूज है, इन्वेंटेड बाय एडिसन के द्वारा बनाया गया था, जो बल्ब के आविष्कार किए थे उन्हीं के द्वारा 1880 ईस्वी में। फ्यूज किनके द्वारा बनाया गया था? एडिसन के द्वारा 1880 ईस्वी में। इट इज ए डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल। एक प्रकार का डिवाइस है जो स्मॉल पीस ऑफ मेटल के बना होता है। विच इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट के साथ उस सीरीज में कनेक्ट रहता है। वेन करेंट थ्रू इट इंक्रीज बियॉन्ड, जब करेंट इंक्रीज करता है, इंक्रीज बियॉन्ड सम, जब करेंट इंक्रीज करता है तो बियॉन्ड कहाँ पर, हाँ, बियॉन्ड सम प्री डिटरमाइंड वैल्यू, वेन करेंट थ्रू इट इंक्रीजेज बियॉन्ड सम प्री डिटरमाइंड वैल्यू the metal melts to interrupt the circuit current which protect the circuit from excessive high current। कौजी बोल रहा है, इसका मतलब नहीं। फ्यूज है ना, जो फ्यूज एक प्रकार का डिवाइस है जो जिसमें मतलब हाई करेंट उससे जो रेटेड करेंट, मतलब मान लेते हैं कि 1 सेकेंड, मान लेते हैं 5 एम्पियर के मेरे पास फ्यूज है, ठीक है, 5 एम्पियर का, ठीक है। तो अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तब मेरा फ्यूज जो गल जाएगा। और मतलब 5 एम्पियर से मान लेते 6 एम्पियर करंट फ्लो गया, तब मेरा फ्यूज अगर 10 सेकेंड तक रह गया तो मतलब फ्यूज नहीं गलेगा। अगर ज़्यादा देरी रह गया तो गल जाएगा। तो सेंस भी खुद करता है, ट्रिप भी खुद करता है, लेकिन ये सर्किट ब्रेकर है, उसमें सेंस रिले करता है और ट्रिप करता है सर्किट ब्रेकर। तो पूरा काम ये अकेले करता है, यही इसमें अंतर है। फ्यूज मस्त डिवाइस है, एडिसन साहब बनाया था, इसको मस्त रहता है। अब देखते हैं आगे। इफ नॉट एबल टू मेक और ब्रेक द सर्किट अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्या बोल रहा है? ये नॉर्मल कंडीशन में ना ब्रेक होगा और ना ही कुछ होगा, सर्किट नहीं। देखिए, जब नॉर्मल कंडीशन रहता है तो ये नहीं ब्रेक करता है। द पार्ट ऑफ द फ्यूज, क्या बोल रहा है? द पार्ट ऑफ द फ्यूज विच मेल्स व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो, द पार्ट ऑफ द फुल which melts when excessive current flow through it is called fuse element of wire। जब द पार्ट ऑफ द फ्यूज का वो ऐसा पार्ट जब एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाता है तो मेल्ट कर जाता है। देखिए, फ्यूज एलिमेंट, यहाँ पर ही फ्यूज एलिमेंट लगल रहता है, यहाँ पर फ्यूज एलिमेंट रखता है। जो ये रहता है ये मेटल, यही सबसे पहले ट्रिप करता है। अगर थोड़ा में मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर लोहा वो पिघल जाता है, लेकिन सबसे पहले उसके में जो फ्यूज रहता है, जैसे फ्यूज का एक मान लेते हैं कि एक सर्किट हम डिजाइन करते हैं, मान लेते हैं कि ये फ्यूज है, ठीक है। इसमें एक कोना है, ये 2 कोना है, यहाँ से तार लगाएं तो बीच में जो रहता है ना, यहाँ पर एक अलग 3 का मीटर लगल रहता है। और सबसे पहले इससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो सबसे पहले ई फ्यूज हो जाता है, ये पिघल जाता है। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो ये सब जो है मेटलवा ये भी पिघल जाता है। देखिए, वही बोल रहा है। देखिए, यही फ्यूज एलिमेंट है, ये लोड है, ये सोर्स है, ये फ्यूज एलिमेंट है जो मेटल का है, और इसका लोड है IOA बराबर IFL, ISC बराबर 550 एम्पियर। तो देखिए, IFL बराबर IFL बराबर कितना है? 10 एम्पियर है, ठीक है। IFL बराबर 10 एम्पियर, मतलब इसका फुल लोड करंट कितना है? 10 एम्पियर। हाफ आवर तक लोड और सोर्स एरिया कनेक्ट, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन देखते हैं।
ISC देखते हैं, आई अब नॉर्मल करेंट, आई रेटिंग फुल लोड अब नॉर्मल कंडीशन, मतलब फुल एलिमेंट मेटल फ्यूज एलिमेंट मेटल का रहता लोड और सोर्स इज डिस्कनेक्टेड डिवाइस इज सेफ कंडीशन। फ्यूज वर्क्स ऑटोमेटिकली, ये तो बता ही नहीं कि ऑटोमेटिक ही वर्क करता है, फ्यूज वर्क ऑटोमेटिकली। When fault is exist then fuse work, when fault is exist then fuse work, जब फॉल्ट एग्जिस्ट करता तब फ्यूज वर्क करता और ट्रिप कर जाता उसको एक, और फ्यूज को ऐसा नहीं कि बार बार इसको तो एक मरतबा मेल्ट हो गया खत्म हो गया कहानी, फिर दूसरा चेंज करिए। स्यूर्क वर्क एज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस, ये किस तरह का काम करता है, प्रोटेक्ट करने को करता है, इसी तो करता है प्रोटेक्टिंग डिवाइस। वर्किंग ऑफ स्विच इज दैट टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द लोड, वर्किंग ऑफ स्विच इज दैट टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द लोड, स्विच का काम क्या है, लोड को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। अब देख लेते हैं आगे, ये लोड है, ये एम है, एन है, 1000 एम्पियर फ्लो रहा है यहाँ पर, और यहीं पर देखिए मान लेते हैं कि देखिए आई 0 एम्पियर, यहाँ से 1000 करंट फ्लो रहा है और यहाँ पर फ्यूज मेरा टूट गया तो यहाँ तक तो 1000 आएगा, यहाँ तक 1000 लगेगा, नहीं करा अगर 0 हो जाएगा। तो वही इसका सर्किट डायग्राम का मतलब है। वेन बी कनेक्ट फ्यूज इन लाइव वायर, वेन बी कनेक्ट फ्यूज, जब हम लाइव वायर मीन्स पॉजिटिव में जब हम फ्यूज वायर को कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव, डू यू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स पॉजिटिव वायर में जब हम लाइव वायर में देन और डिवाइसेज इज सेफ फ्रॉम हाई करेंट, वेन वी कनेक्ट फ्यूज इन लाइव वायर देन और डिवाइसेज, मतलब हमारे डिवाइसेज इज सेफ फ्रॉम हाई करेंट और शॉर्ट सर्किट करेंट। जब हम लाइव वायर मतलब पॉजिटिव वायर में हम अपना अथी फ्यूज को कनेक्ट करते हैं तो मेरा डिवाइस हाई करेंट और शॉर्ट सर्किट करेंट से मेरा प्रोटेक्ट हो जाता है। वेन वी कनेक्ट फ्यूज इन न्यूट्रल वायर मतलब निगेटिव वायर, then when high current or short circuit current flow then fuse melts but when we touch load part then we experiences current shock because the human body current makes close path and then we get current shock। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए वहाँ पर भी फ्यूज मतलब अगर हम निगेटिव वायर में न्यूट्रल वायर में भी कनेक्ट करते हैं तो अगर हाई करंट होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्लो देन फ्यूज मेल्ट, उसमें फ्यूज वायर है जो मेल्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव तो कहीं से ले सकता, दीवार से भी लग सकता, हम उसमें टच होंगे हमसे भी निगेटिव ले लेगा तो निगेटिव जैसी लेगा बस हमको शॉक मार देगा। तो चलते हमेशा फ्यूज वायर को हमेशा पॉजिटिव में कनेक्ट करना चाहिए या लाइव वायर में कनेक्ट करना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्यूज हो गया या स्विच हो गया या कोई भी चीज़ है इसको नॉर्मली अथी में हमको ही कनेक्ट करना चाहिए लाइव वायर में ही। अब यहाँ तक हो गया गेट करेंट शॉक। सो फॉर आवर पर्सनल सेफ्टी बी कनेक्ट फ्यूज विथ लाइव वायर इन सीरीज, और इसको लाइव वायर में सीरीज से करते हैं। स्विच फ्यूज लाइव भी लाइव में करते हैं, फ्यूज भी लाइव में करते हैं, और इसका सीरीज में दोनों कनेक्ट होता है। तो हम अभी बताए थे, नीचे लिखल भी था। देखिए इस स्विच है जो ऑफ है, यहाँ पर स्विच ऑन है। when we connect switch with the live wire then when we off the switch and is off in when we connect switch with live wire, जब हम लाइव वायर में स्विच कनेक्ट करते हैं then when we बताने पड़ेगा जब हम लाइव वायर में स्विच कनेक्ट करते हैं then we off the switch, जब स्विच ऑफ करते हैं एंड ई ऑफ कंडीशन भी हैव टू चेंज एनीथिंग इन लोड पाथ वी कैन डू नॉट एक्सपीरियंस शॉक। जब हम लाइव वायर में स्विच लगाते हैं और स्विच को मान लेते हैं ऑफ कर दिए, ठीक है, जब हम स्विच लगाए स्विच को ऑफ कर दिए तो हम अगर हम चाहेंगे कि कोई और काम जैसे घर के मान लेते हैं, घर के लाइन है यहाँ, ठीक है, आया है, समझ लेते हैं घर के लाइन आया है, यहाँ पर हम स्विच लगा दिए, इस स्विच लगा दिए, यहाँ से फिर लाइन गया है, ये लाइव वायर है, यहाँ से स्विच मान लेते हैं कि ये अभी छूटल हुआ है, स्विच है छूटल है, मतलब स्विच बंद नहीं, बंद रहता था इससे रहता है बंद। अगर स्विच बंद नहीं है, देखिए स्विच मान लेते हैं बंद नहीं है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, मान लेते हैं स्विच बंद नहीं है, ठीक है, स्विच नहीं बंद है। तब यहाँ पर हम चाहेंगे तो कोई भी काम करेंगे हम तो हमको शॉक लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से ठीक है मेरा निगेटिव वायर डायरेक्ट आ रहा है,
ठीक है, मेरा निगेटिव वायर आ रहा है, लेकिन कोई भी हमको जब भी शॉक लगता है इलेक्ट्रिक शॉक, तो हमको पूरा टर्मिनल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। तो यहाँ से निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है, तो हमको शॉक नहीं लगेगा। तो यही सबसे ज़्यादा फायदा है कि हम स्विच अगर पॉजिटिव वायर में लगाते हैं तो उससे हम कोई भी घर के काम है तो लाइन भी नहीं काटना करेगा। मेन लाइन मतलब जाके पोल पर से नहीं काटना पड़ेगा। यार रूम में अगर हम लगाए हैं स्विच तो स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे पंखा का स्विच मान लेते हैं ऑफ कर दिया, ठीक है, और पंखा में काम कर सकते हैं क्योंकि हमको करंट नहीं मारेगा। वो अगर मान लेते हैं कि न्यूट्रल वायर में अगर हम स्विच लगा दें तो न्यूट्रल वायर कट जाएगा, मेरा अथी लाइव वायर रहते रहेगा, लाइव करंट देते रहेगा। तो जैसे हम टच करेंगे बस खटाक सुना शॉक मारेगा, क्योंकि निगेटिव हमसे ले लेगा वो न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल करंट हमको से ले लेगा ग्राउंडिंग करके। यहाँ तक हो गया। वेन बी कनेक्ट स्विच विथ न्यूट्रल वायर, जो हम बताए थे निन्ने लिखा है। देन वेन बी ऑफ द स्विच एंड ऑफ कंडीशन बी हैव टू चेंज एनीथिंग इन लोड पार्ट बी कैन एक्सपीरियंस शॉक। हम वही बोल रहे थे, बिकॉज करेंट फ्लो इन if it and by human body it makes close path and it experience। कोई बोल रहे हैं कि अगर हम न्यूट्रल वायर में स्विच लगाते हैं तो पॉजिटिव वायर तो लाइव वायर रहते रहेगा, तो अथी ग्राउंडिंग करके हमसे अथी मतलब ह्यूमन बॉडी से ले लेगा, थी क्लोज पाथ बना लेगा, और अथी ग्राउंडिंग करके मतलब ह्यूमन बॉडी से क्लोज पाथ बना लेगा। जैसे हमको क्लोज पाथ बनाएगा हमको शॉक का अनुभव होगा। शौक हमको क्यों लगता है, देखिए पहला एकदम समझाते हैं। कोई सोचता होगा शौक हमको क्यों लगता है, लेकिन 5th सेमेस्टर स्टूडेंट को बताना तो हमको बेहद लग रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा बता ही देते हैं। क्योंकि इसमें तो 5th के पते रहता है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं ये वायर, ठीक है, ये वायर है, ये भी वायर है, ये लाइव वायर है, पॉजिटिव वायर है, ये निगेटिव वायर है। जैसे हम ये वायर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से मेरा ये क्लोज पाथ बना रहा है, और जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमको शॉक लगेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं मेज है, ठीक है, मेज है, जब तक हम जैसे हम मान लेते हैं कि कुर्सी पर खड़ी हो गए, उसके बाद हम पॉजिटिव वायर के छुएंगे हमको नहीं करंट लगेगा। लेकिन ऐसा लेकिन नहीं करना कि दोनों वायर के छू देना एक मरता, एक करके एक को छूजिएगा। जैसे मान लेते हैं मतलब निगेटिव के छुइए, मतलब पॉजिटिव के छुइए। आप कुर्सी पर खड़ी रहिए, अपने दीवार से टच रहिए, नहीं किसी से आपका मतलब अर्थ से आपको टच नहीं रहना है, नहीं किसी से टच नहीं, मतलब क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए। आप में अगर कोई दूसरा लड़का है, मतलब दूसरा कुर्सी पर खड़ी होकर आप में टेस्टर लगाएगा तो आप में भी करंट फ्लो होते रहेगा। लेकिन जैसे क्लोज पाथ बनेगा वो मतलब आपका हाथ टच कर दिया, वो नीचे जमीन से सटल या दीवार से सटल करंट मार देगा आपको भी। सो स्विच ऑलवेज कनेक्ट इन लाइव वायर। इतना बतावे से इतना ही अब एरा से कैलकुलेटर लिखला कि स्विच को हमको लाइव वायर में कनेक्ट करना है। अब देख लेते हैं फ्यूज एलिमेंट मटेरियल। अब फ्यूज एलिमेंट मटेरियल क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द फ्यूजिंग एलिमेंट कैरीज द नॉर्मल वर्किंग current safety, but melts due to excessive current under normal condition like overhead and short circuit। फ्यूज एलिमेंट मटेरियल क्या कह रहा था, फ्यूज एलिमेंट कैरीज द नॉर्मल वर्किंग करेंट सेफ्टी। फ्यूज एलिमेंट है जो नॉर्मल वर्किंग करेंट में फ्लो रहा है, बट मेल्स ड्यू टू एक्सेसिव करेंट अंदर नॉर्मल कंडीशन। जब एक्सेसिव करेंट यहाँ से फ्लो होगा अंदर नॉर्मल कंडीशन लाइक अब ओवरहेड एंड शॉर्ट सर्किट। जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एक्सेसिव करेंट मतलब ज़्यादा करेंट ताने लगेगा। जैसे ओवरलोड होगा तो ज़्यादा करेंट मेरा एथी से सोर्स से ताने लगेगा। जैसे सोर्स से ज़्यादा करेंट आनेगा मेरा फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ओवरलोड दे दिया, मेरा मतलब हमें जो लगाए हैं फ्यूज एलिमेंट या वायर जो लगाए मानते हैं तो 10 एम्पियर का लगाए हैं, ठीक है, कि हाँ से 10 एम्पियर तक फ्लो करेंगे तो कोई नहीं फ्लो करेगा। इसका टॉलरेंस मान लेते हैं कि अगर 12 एम्पियर तक टॉलरेंस होगा तो जैसे 12 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो करेगा, हाईएस्ट 12 एम्पियर तक कुछ नहीं होगा, जैसे 13 एम्पियर होगा बस डायरेक्ट ही ठीक हो जाएगा। 12 एम्पियर ज़्यादा हम टॉलरेंस बता दें, इतना नहीं रहता है।
इतना रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी रहता है कि जैसे 30 सेकेंड तक अगर इतना अगर इसका ओवरलोड चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 45 सेकेंड तक 5 सेकेंड तक इतना इससे रहता है इसमें। आई होप आगे होगा तो बता देंगे। ऐसे तो एग्जैक्ट डाटा हमको याद नहीं है फ्यूज का। द मोस्ट कॉमन यूज, देखिए द मोस्ट कॉमन यूज मटेरियल फॉर फ्यूज एलिमेंट आर लोड द कॉपर जिंक एंड सिल्वर। 3 कॉपर जिंक सिल्वर, 3 कॉपर जिंक सिल्वर। कौन कौन सा फ्यूज एलिमेंट में मटेरियल में यूज करते हैं? 3 यूज करते हैं। 3 ऐसा नहीं है कि ये मेटल नहीं, मेटल है 3 का बर्तन वगैरह में मिलता है। 3 कॉपर जिंक सिल्वर। जिंक भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है। सिल्वर तो बहुत हाई सबसे महंगा ये है, तो इसका तो यूज है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है वहीं करते हैं। इसे मेनली 3 का यूज करते हैं, फिर कॉपर का यूज करते हैं। जिंक ज़्यादा मिक्सरन यूज करते हैं, कॉपर और 3 के जिंक मिला के मतलब यूज करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं। फॉर अ स्मॉल करेंट अप टू 10 एम्पियर 3 और एनी ओला ऑफ लेद एंड 3 लेद 37%, लेद 37 एंड 3 63। जब मान लेते हैं कि जैसे 3 मटेरियल यूज कर रहे हैं तो लेद इसमें 37% रहेगा। देखिए लिखा ना, लेद 3 कॉपर जिंक। तो ये नहीं बोल रहे थे मिक्सर यूज करते हैं, तो मिक्सर मतलब लेद 3 के मिक्सचर बना के यूज कर रहे हैं। तो इसमें लेद 37%, 3 63 यूज फॉर मेकिंग द फ्यूज एलिमेंट। जो हम बोले थे वो लिखल है। फॉर लार्ज करेंट कॉपर, जब लार्ज करेंट हमको फ्लो करवाना है तो कॉपर और सिल्वर का यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों महंगा मटेरियल है। देखिए कॉपर से सबसे ज़्यादा महंगा सिल्वर है, मतलब यहाँ से तो यहाँ पर मतलब उसी के अनुसार जब लार्ज करेंट को फ्लो कराना रहता है तो हम उसका यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है? पहले लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट 3 और लीड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। हाई कंडक्टिविटी, सिल्वर कॉपर का कंडक्टिविटी हाई है। फ्री फ्रॉम डिटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, मतलब डिटोरेशन मतलब हवा के प्रभाव से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, या ऑक्सीडेशन उसी कहते हैं। लो कॉस्ट, जैसे लो कॉस्ट का मतलब है जैसे लेड हो गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया। देखिए लेड 3 से महंगा कॉपर है, कॉपर से महंगा सिल्वर, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट हमको किस में लग रहा है? सिल्वर में लग रहा है। तो इससे तो बोला लो कॉस्ट, तो लो कॉस्ट में 3 गो आता है। सिल्वर के तो हम लो कॉस्ट में नहीं रख सकते क्योंकि तो महंगा है। लेड हो गया, टीन हो गया, कॉपर भी महंगे आता है, लेकिन ठीक है कि हमको तनी से फ्यूज में यूज पड़ता है तो यूज कर सकते हैं। करेंट रेटिंग ऑफ फ्यूज का करेंट रेटिंग रहता है। टेम्परेचर राइज ऑफ फ्यूज कंटेक्ट्स ऑफ फ्यूज होल्डर फ्यूज एलिमेंट मटेरियल। देखिए करेंट रेटिंग ऑफ फ्यूज होता है टेम्परेचर राइज ऑफ फ्यूज कॉन्टेक्ट्स। जब फ्यूज टेम्परेचर राइज ऑफ फ्यूज कॉन्टेक्ट्स ऑफ फ्यूज होल्डर का कॉन्टेक्ट ज़्यादा होता है तो फ्यूजिंग एलिमेंट मटेरियल डिटोरेशन ऑफ फ्यूज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फ्यूज क्यों डिटोरेट कर सकता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण। तो ये बता ही दे करेंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। अब देख लेते हैं फ्यूजिंग करेंट क्या है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्यूजिंग करेंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करेंट एट व्हिच fuse element melts to interrupt the circuit current is called fusing current. The minimum value of the current at which the fuse element melts to interrupt the circuit. The minimum value, ऐसा minimum value जो current को the minimum value of the current at which the fuse element melts to interrupt the circuit current is called fusing current. वैसा मिनिमम वैल्यू करंट जो सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए यूज होता है उसे को फ्यूजिंग करंट बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फिर इसको फिर से पढ़ते हैं। बुलबुला हम होंगे क्या बोल रहा है? फ्यूजिंग करंट, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट का वैसा मिनिमम वैल्यू एट व्हिच द फ्यूज एलिमेंट मेल्स टू इंटरप्ट द सर्किट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करेंट का ऐसा मिनिमम वैल्यू जो फ्यूज एलिमेंट को मेल्ट कर टू इंटरप्ट द सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए यूज होता है। इट इज कॉल्ड फ्यूजिंग करेंट। अब देख लेते हैं इट्स वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन द करेंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। फ्यूजिंग करेंट तो ऐसा करेंट है जैसे मान लेते हैं कि देखिए हम इसको अच्छा समझाते हैं एकदम अपन भाषा में, नहीं बोलता देहाती भाषा। मान लेते हैं कि 10 एम्पियर का मेरा फ्यूज लगा है,
तो 10 एम्पियर से अगर 11 एम्पियर मेरा करंट होगा तो देखिए रेटिंग से ज़्यादा हो गया, तो इसी को बोल रहे हैं कि फ्यूजिंग रेटिंग। जैसे इससे ज़्यादा होगा, 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर से 10.5 एम्पियर हो गया, तो यही फ्यूजिंग करंट हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। लेकिन इसका हमेशा वैल्यू जो फ्यूज रेटिंग है उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होगा तो मान लेते हैं कि 10 एम्पियर का फ्यूज लिया, 9.5 एम्पियर में फ्यूज करके लेते, कहा ला फ्यूज रेटिंग दिया साला 9 एम्पियर तुम लिखो, तो इसी के चलते बोलते हैं फ्यूज रेटिंग क्या है। तो वही बोल रहा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट एट व्हिच द फ्यूज एलिमेंट मेल्स टू इंटरप्ट द सर्किट। फ्यूज एलिमेंट मेल्ट कर जाता है सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए, इसी को कहते हैं फ्यूजिंग करंट। द मिनिमम फ्यूजिंग करंट आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। द मिनिमम फ्यूजिंग करंट आरएमएस वैल्यू एट व्हिच फ्यूज एलिमेंट विल मेल्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। द मिनिमम फ्यूजिंग करंट आरएमएस वैल्यू जो फ्यूजिंग, द मिनिमम फ्यूजिंग करंट आरएमएस वैल्यू, द मिनिमम फ्यूजिंग करंट आरएमएस वैल्यू एट व्हिच फ्यूज एलिमेंट विल मेल्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। जो फ्यूज एलिमेंट है जो मेल्ट करता है डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पर। पहला देखिए मटेरियल ऑफ लेंथ, दूसरा शेप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा साइज। जो फ्यूजिंग का करंट का आरएमएस वैल्यू है जो फ्यूज एलिमेंट को डिपेंड करता है, पहला मटेरियल लेंथ, दूसरा शेप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा साइज। पहला मटेरियल लेंथ, दूसरा शेप एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा साइज। अब देख लेते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। Fusing factor, the ratio of the minimum fusing current, the ratio of the minimum fusing current and the current rating of the fuse is called the fusing factor. The ratio of the minimum fusing current मतलब minimum fusing current, the ratio of the minimum fusing current, जो ratio है minimum fusing current and the current rating of the fuse is called fusing factor। जो रेशियो है मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड और करंट रेटिंग को ऑफ द फ्यूज को इज कॉल्ड फ्यूजिंग फैक्टर, उसी को फ्यूजिंग फैक्टर बोलते हैं। मतलब फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट और जो फ्यूज का रेटिंग है उसी को कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। एज मिनिमम फ्यूजिंग करंट इज मोर देन द करंट रेटिंग, जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है जो करंट रेटिंग से ज़्यादा होता है, द फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एज द मिनिमम फ्यूजिंग करंट, जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट इज मोर देन द करंट रेटिंग, जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है जो करंट रेटिंग से हमेशा ज़्यादा होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बता करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बता करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। तो ये वाला बैग पहलू क्या वाला छापा है यहाँ पर, मतलब जो बताए थे यही फ्यूजिंग फैक्टर हो गया। इसमें याद रखना चाहिए कि इसमें पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में फ्यूजिंग फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, फ्यूजिंग फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसे हमेशा 1 से ज़्यादा होता है एडवांटेज ऑफ फ्यूज। इट इज सिंपलेस्ट एंड चीपर फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, सिंपल होता है और चीपर होता है प्रोटेक्टिव डिवाइस। सबसे सस्ता आप देखिए, मान लेते हैं सर्किट ब्रेकर हम यूज कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे थे, इसमें साथ मेरा रिले साहब आ जाएंगे, रिले भाई साहब कैसे छूट जाएंगे, रिले भाई साहब आएंगे, तो रिले भाई साहब आएंगे तो महंगा बनाएगा ना सर। या फिर अगर मान लेते हैं रिले नहीं यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी सर्किट ब्रेकर के हिसाब है, लेकिन एमसीबी अगर मान लेते हैं यूज करते हैं तो आओ गुरुजी बड़ी महंगा है सला। 50 एम्पियर के लावे गए थे तो लगता है 1500 बोला था, 1500 बोला था, तो और महंगा। अब फ्यूज हुआ कितना ज़्यादा, 100 रुपये में तो अच्छा फ्यूज हो जाता है, 5 रुपया 2 रुपया में, 5 रुपया में तो फ्यूज भी आ जाता है, जो कितवा वगैरह में लगल रहता है, 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया में आ जाता है। अकुल तो बह के घर में लगा देता है, कोपरे वाला तरवा छिलता है, फटाक सुना जोर जार के लगा देता है। लेकिन जो बैरवा वाला आता है फ्यूज जो बोर्डवा में लगल रहता है वो तो और सस्ता देता है, 5 रुपया अगर तार लेगा तो इतना दिन चलेगा कि 1 साल चलेगा। अब एडवांटेज ऑफ फ्यूज देख लेते हैं। इट इज सिंपलेस्ट एंड चीपर फॉर्म, ऐसा नहीं देखिए सर, फ्यूज लेना है जैसे वो वाला फ्यूज लेना है तो जाइए और वहाँ बताइए हमको इतना रेटिंग का फ्यूज है कितना, देखिए कुल होशियार चंद की
जो की करता है घरे में खोलता है, पता सुनी तरवा कॉपर वाला छीला और घर वाला बैरवा वाला और जोड़ जाड़ के फ्यूज बना दिया। और से हम देखते थे यहाँ में इलेक्ट्रिक वाला में भाई, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कभी कि फ्यूज कभी गल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं गल सकता है? उसका फ्यूज रेटिंग इतना अब है कि है ये 50 एम्पियर का फ्यूज रेटिंग है, लोड मेरा 10 एम्पियर का, तो कैसे गलेगा? नहीं गलेगा। तो लोड रेटिंग के अनुसार मेरा फ्यूज का साइज सेलेक्ट करना चाहिए। इट इज सिंपलेस्ट एंड चीपर फ्रॉम प्रोटेक्टिव डिवाइस, यह सबसे चीपर है और सबसे प्रोटेक्टिव डिवाइस ही है। द ऑपरेशन ऑफ फ्यूज ऑटोमेटिक, देखिए इसका ऑटोमेटिक ऑपरेशन है। वाइल करेंट ब्रेकर, वाइल सर्किट ब्रेकर नीड्स ए ट्रिपिंग सर्किट, जब हमारे सर्किट ब्रेकर में ट्रिपिंग सर्किट चाहिए जैसे रिले बोलते हैं, टू ऑपरेट फॉर इट्स एप्लीकेशन द मिनिमम ऑपरेटिंग टाइमर कैन बी मेड मच, इसका ऑपरेटिंग टाइमर बहुत कम है, स्मॉलर देन द ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर से इसका टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अब देख लेते हैं विथ द हेल्प ऑफ फ्यूज, फ्यूज के हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ फ्यूज, फ्यूज की मदद से हैवी करेंट कैन बी इंटरप्ट विदाउट नॉइज स्मोक एंड गैस एंड फ्लेम। विथ द हेल्प ऑफ फ्यूज की मदद से हैवी करेंट कैन बी इंटरप्ट, with the help of fuse heavy current can be interrupted without noise, smoke and gas and flame। अथी मतलब फ्यूज की मदद से हैवी करंट कैन बी इंटरप्ट विदाउट नॉइज स्मोक एंड गैस फ्लेम इज इंटरप्ट, इसमें नहीं नॉइज होता है, नहीं स्मोक निकलता है, नहीं गैस निकलता है। इट रिक्वायर टू नो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस भी कुछ नहीं, डायरेक्ट चेंज मारो। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज तो आपको पता होगा कि इसको चेंज कर देना है। द फ्यूज इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस और रीवायर, रिप्लेसमेंट हो गया जो कितवा में लगा रहता है, जो अथिया वाला रहता है सिसवा वाला, और रीवायर हो गया जो सरथिया में मेरा लगा रहता है बर्दवा में, जो घर वाला बर्दवा है और हम फ्यूज लगा रहता है और हम रीवायर करे पड़ता है, या फिर अथी पंपिंग सेतवा में। आफ्टर इट्स ऑपरेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सेकेंडरी प्रोटेक्शन टू फ्यूज, इसमें पॉसिबल नहीं कि सेकेंडरी प्रोटेक्शन दिया जाए। द रिप्लेसमेंट और रीवायरिंग ऑफ फ्यूज टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। देखिए अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि हमको कीट के एग्जांपल रहते हैं, ठीक है, तो कीट को अगर हमको चेंज करना है तो इसको पहले मेरा मशीन को खोलना पड़ेगा, कीट को खोलना पड़ेगा, उसके अंदर में चेंज होता है, तो इसी चीज बोल रहा है टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। अब नॉर्मल कंडीशन एंड अब नॉर्मल कंडीशन फिर आ गया, पहले भी पढ़े थे फिर पढ़ो, हमको नहीं लगता पढ़ना जरूरी है लेकिन पढ़ लेते हैं, खा जाएगा, यादें होगा। अब देख लेते हैं नॉर्मल कंडीशन क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन क्या है। तो नॉर्मल कंडीशन कलर चेंज हो जाए यार। नॉर्मल कंडीशन ऑफ द पावर सिस्टम इज अ state of network. Normal condition of the power system is the state of network in which current flowing through it is rated or below rated. इससे जो मेरा करंट फ्लो होता है जो रेटेड करंट से कम होता है उससे उसी के बराबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसी को कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। रेटेड और बिलो रेटेड प्रोवाइड द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट था। एज लॉन्ग एज, इसका मतलब एज लॉन्ग एज मतलब current is not divided to other path, as long as मतलब current is not divided to other path generally towards the earth, then the condition is said to be normal condition। as long as मतलब जो ही होता है, as long as मतलब लंबा, करेंट इज नॉट डिवाइडेड टू अदर पाथ, मतलब करेंट को अदर पाथ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो बाद देन द कंडीशन इज सेट टू बी नॉर्मल कंडीशन। अब देख लेते हैं नॉर्मल कंडीशन। इट इज अ डिफेक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम, ये डिफेक्ट करता है एनी पावर ऑफ द पावर सिस्टम ड्यू टू व्हिच करेंट इज डिवाइडेड फ्रॉम डिजायर्ड पाथ विथ increase in magnitude is called as fault। अब नॉर्मल कंडीशन क्या कहा, it is a defect in any part, it is a defect in any part of the power system, it is a defect in any part of the power system due to which current is diverted from desired path with increase in magnitude is called as fault। अब देख लेते हैं फ्यूज लॉ। When the fuse achieves the steady state condition then we can write
फ्यूज लॉ क्या है, व्हेन द फ्यूज अचीव्स द स्टडी स्टेट कंडीशन देन वी कैन राइट पावर जनरेटेड बराबर आई स्क्वायर आर वाट। आई बराबर करेंट रेटिंग थ्रू फ्यूज एलिमेंट, आई बराबर करेंट रेटिंग थ्रू फ्यूज एलिमेंट, आर बराबर रेसिस्टेंस ऑफ फ्यूज एलिमेंट, जूमिंग सर्कुलर शेप ऑफ फ्यूज एलिमेंट, आर बराबर रो एल बता ए, आर बराबर रो एल बता पाई पर बता 4 डी स्क्वायर, आर बराबर रो एल बता पाई पर बता 4 डी स्क्वायर। यही फ्यूज लॉ है। रो बराबर आप देख लेते हैं, रो बराबर होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एल बराबर होता है लेंथ ऑफ फ्यूज एलिमेंट, लेंथ ऑफ फ्यूज एलिमेंट, डी बराबर डायमीटर ऑफ फ्यूज एलिमेंट। नाउ फॉर ए वायर ऑफ डायमीटर दी नाउ टेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड एज, अब देख लेते हैं हीट टेस्ट, इफेक्टिव सरफेस एरिया गुना कांस्टेंट डी एल गुना कांस्टेंट। नाउ आई स्क्वायर आर बराबर डी एल गुना कांस्टेंट। देखिए तो आई स्क्वायर और आर के हम तोड़ दिए तो रो एल बता 5 बता 4 डी स्क्वायर लिख सकते हैं। आई रो आर के, आर बराबर होता है रेसिस्टेंस, तो आर बराबर होता है रो एल बता ए, तो ए के तोड़ दिए पाई बता 4 आर स्क्वायर, ए के एरिया को लिख दिए पाई बता 4, पाई आर स्क्वायर होता है ना तो 4 कर दिए, पाई बता 4 डी स्क्वायर, तो पाई बता 4 डी स्क्वायर हो गया, आई ई हो गया डी एल गुने कॉन्स्टेंट, तो पाई आई स्क्वायर देखिए रो हो गया और एल स्क्वायर दिए, आई पाई बता 4 के इधर भेज दिए, ठीक है। तो देखिए इधर बच के रो बता आई स्क्वायर इंटू रो, पाई बता 4 को इधर भेज दिए, आई डी स्क्वायर के इधर भेज दिए, तो पाई बता 4 डी क्यू गुने कॉन्स्टेंट। अब नाउ के बराबर कॉन्स्टेंट इन अनदर कॉन्स्टेंट, तो आई स्क्वायर बराबर के इंटू डी क्यू, आई स्क्वायर बराबर के इंटू डी क्यू, आई बराबर के इंटू डी क्यू, तो आई बराबर के इंटू डी पर पावर 3/2, द इक्वेशन इज कॉल्ड फ्यूज लॉ एंड के इज कॉल्ड फ्यूज एलिमेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फ्यूज लॉ, जो यह इक्वेशन है वो फ्यूज लॉ है एंड के इज कॉल्ड फ्यूज एलिमेंट, और के है जो फ्यूज एलिमेंट है। द वैल्यू ऑफ फ्यूज कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द फ्यूज एलिमेंट मटेरियल, द इक्वेशन इज कॉल्ड फ्यूज लॉ, जो इसका इक्वेशन है उसी को फ्यूज लॉ बोलते हैं। द इक्वेशन इज कॉल्ड फ्यूज लॉ एंड के इज कॉल्ड फ्यूज एलिमेंट। अब के है जो फ्यूज एलिमेंट है, द वैल्यू ऑफ फ्यूज कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द फ्यूज एलिमेंट बाय this equation is called fuse law and the k is called fuse element. The value of fuse constant depend upon the fuse element by material. अब आगे देखते हैं, यही फ्यूज लॉ है तो देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वेन द फ्यूज अचीव स्टडी स्टेट के अंदर, स्टडी स्टेट के अंदर मतलब एक निश्चित चाल में आ गया है, देन वी कैन राइट। जब स्टडी स्टेट का मतलब जैसे फ्यूज चालू हुआ तो वहाँ पर मतलब ज़्यादा करेंट होता है, मतलब एक स्थिर है, ठीक है, स्थिर है तो उसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट के अंदर। पर स्टडी स्थिर मतलब नहीं, मोटर नहीं स्थिर है, मतलब करेंट एकदम एक अथी में फ्लो हो रहा है, एकदम से 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट। देन वी कैन राइट पावर जनरेटेड बराबर आई स्क्वायर आर वाट, तब लिख सकते हैं आई पावर जनरेटेड बराबर आई स्क्वायर आर, आई बराबर करेंट फ्लोइंग थ्रू फ्यूज एलिमेंट, आर बराबर रेसिस्टेंस ऑफ फ्यूज एलिमेंट हो गया। अज्यूमिंग सर्कुलर शेप ऑफ फ्यूज एलिमेंट, हम मान लेते हैं कि फ्यूज एलिमेंट है जो सर्कुलर शेप का है, ठीक है। आर बराबर रो एल बताइए, तो आर बराबर रो एल बता पाई बता 4 डी स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं आर को तोड़ दिए तब पाई रो एल बता ए के तोड़े तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर के बराबर होता है d/2, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी के स्क्वायर अब आता है 2 के स्क्वायर 4, तो ये हो गया पाई बता 4 डी स्क्वायर, ठीक है। भैया रो बराबर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एल बराबर लेंथ ऑफ फ्यूज एलिमेंट, डी बराबर डायमीटर ऑफ फ्यूज एलिमेंट। नाउ फॉर ए वायर ऑफ डायमीटर डी द हीट लिस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड एज, हीट लिस्ट बराबर इफेक्टिव सरफेस एरिया गुने कांस्टेंट, इफेक्टिव सरफेस एरिया गुने कांस्टेंट, डी एल गुने कांस्टेंट। नाउ आई स्क्वायर आर बराबर डी एल गुने कांस्टेंट, तो आई स्क्वायर रो एल बता पाई बता 4 डी स्क्वायर तो बराबर डी एल गुने कांस्टेंट। तब देखिए आई स्क्वायर रो इसको इधर भेज दिए तो यही हो गया फ्यूज लॉ।
तो के कांस्टेंट मान लेते हैं, अनदर कांस्टेंट आई स्क्वायर ओवर के इनटू द क्यू, तो आई स्क्वायर साथ एक इलेक्ट्रिक करंट राइजेज ड्यू टू फॉल्ट या अबनॉर्मल कंडीशन, करंट एवं फ्यूज रेटिंग या हाई इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर है फ्यूज रेटिंग, करंट बिलो फ्यूज रेटिंग या ये फ्यूज नॉर्मल कंडीशन। ये है जब फ्यूज रेटिंग है, फ्यूज रेटिंग इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, फ्यूज रेटिंग से ऊपर जाएगा तो मेरा अब नॉर्मल कंडीशन होगा और मेरा फ्यूज गल जाएगा, इसे बोलते हैं फॉल्ट कंडीशन। और नीचे है जो नॉर्मल कंडीशन में अगर इस मतलब फ्यूज रेटिंग से कम है तो मेरा फ्यूज अच्छा से वर्क करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज, फ्यूज का डिफरेंट टाइप्स है उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। The different type of fuses and their uses have discussed or are essential component in all the electrical circuit. The different type का fuse and their uses, different type का fuse है और उसका uses है, have one second. The different types of fuse and their usage has discussed and are essential component in all the electrical circuits. Some of the main application of fusion in electrical and electronic field include the following. पहला पावर ट्रांसफार्मर, फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक एसी, एयर कंडीशनर, पीवी, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम में मोर, इलेक्ट्रिकल केबलिंग इन होम, मोबाइल फोन्स, मोटर स्टार्टर, लैपटॉप, पावर चार्जर, कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर एंड फोटोस्कोपिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड गेमिंग्स। इस फ्यूज का यूज तो हर जगह करते हैं, जहाँ पर महंगा कंपोनेंट्स रहेगा सब में फ्यूज लगल रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है सारा में तो फ्यूज लगल ही रहता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। देखिए सेमी इनक्लोज और रिवाइबल फ्यूज, सेमी इनक्लोज और रिवायरेबल फ्यूज, सेमी इनक्लोज और रिवायरेबल फ्यूज टाइप, और दूसरा टोटली इनक्लोज और कैटेगराइज टाइप। पहला सेमी इनक्लोज और रिवायरेबल टाइप और दूसरा टोटली इनक्लोज और कैटेगराइज टाइप। पहला सेमी इनक्लोज, दूसरा टोटली इनक्लोज। सेमी इनक्लोज होगा जो तारवा वाला होता है जिसको रिवायर कर सकते हैं, मतलब तारवा को जैसे चेंज कर सकते हैं, जो बोर्ड सर्किटवा में होता है, जो बोर्ड सर्किटवा में होता है उसमें चेंज करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं सेमी इनक्लोज या रिवायरेबल टाइप, और दूसरा टोटली इनक्लोज या कार्टेज टाइप। अब देख लेते हैं और तीसरा देख लेते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज, चौथा एक्सपोनेंशियल फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, हाई रिप्रेचरिंग फ्यूज। एकदम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस में भी पढ़ने के। स्टाइकर फ्यूज, ओपन फ्यूज, लिक्विड फ्यूज। लिक्विड फ्यूज में कौन कौन सा आता है, वाइल ब्रेक सर्किट ब्रेकर फ्यूज, वाइल एक्सपेंशन फ्यूज, वाइल ब्लास्ट फ्यूज। अब देख लेते हैं एचआरसी फ्यूज, सेमेस्टर पॉइंट व्यू से एकदम भी आई है, भी आई है। अब देख लेते हैं एचआरसी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कार्टेज टाइप फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कार्टेज टाइप फ्यूज। अब एचआरसी फ्यूज को देखते हैं हम डिटेल में। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कार्टेज टाइप फ्यूज, कार्टेज टाइप फ्यूज। अब देखिए इसका बाहरी कंस्ट्रक्शन ये मेटल का बनल रहता है, ये मेटल का बनल रहता है, ये भी मेटल का बनल रहता है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट रहता है, और इसके अंदर जो रहता है जो अथी रहता है फिलिंग पाउडर रहता है। ये है जो फ्यूज एलिमेंट है जो 3 और पीबी से मिलकर बनल रहता है, या फिर कॉपर का रहता है या फिर सिल्वर का रहता है। ये फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट, ये भी फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पर है ब्रास इंड कैप है, ये ब्रास इंड कैप है जो मेटल का बनल रहता है, ये भी ब्रास इंड कैप है। और ये देखिए जो फिलिंग पाउडर रहता है उसका कौची रहता है, क्वार्ट्ज का रहता है, सैंड रहता है, सैंड में बालू होता है जो घरवा बनने में यूज होता है, उसी को बालू को बोलते हैं, बालू। प्लास्टर ऑफ पेरिस, मार्बल 10 सी। अब देख लेते हैं एचआरसी, एचआरसी की फुल फॉर्म हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज इज ए फ्यूज, एक प्रकार का फ्यूज है दैट हैज ए हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसमें इसका क्या खासियत है, ब्रेकिंग कैपेसिटी का हायर के ए रेटिंग, इसका के ए रेटिंग ज़्यादा है। द मिनिमम फॉल्ट वैल्यू फॉर एन एचआरसी फ्यूज इज 80 किलो एम्पियर। एचआरसी फ्यूज है ना, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है, एक प्रकार का फ्यूज है दैट हैज ए हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई है, हायर के ए रेटिंग। द मिनिमम फॉल्ट वैल्यू, द मिनिमम फॉल्ट वैल्यू
HRC fuse is a HRC fuse है HRC fuse या high rupturing capacity fuse is a fuse that has a high breaking capacity। इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई है। हायर के रेटिंग इसका हाई है। के रेटिंग में होता है इसका रेटिंग जो होता है वो हाई रहता है। के रेटिंग मतलब होता है इसका रिलायबिलिटी का रेटिंग होता है जो हाई होता है। द मिनिमम फॉल्ट वैल्यू फॉर एन HRC फ्यूज 80 किलो एम्पियर। ए फ्यूज शुड be secured by with a rating just above the normal operating current of the device to be protected। HRC high rupturing capacity fuse is a fuse that has a high breaking capacity। HRC fuse है इसका HRC fuse is a fuse that has high breaking capacity। इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई होता है। इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई होता है। हायर के रेटिंग द मिनिमम फॉल्ट फॉर एन HRC फ्यूज 80 किलो एम्पियर। इसका मिनिमम फॉल्ट एम्पियर है जो HRC फ्यूज का है ये 80 किलो एम्पियर है। ये फ्यूज शुड बी सिक्योर्ड विथ ए रेटिंग। इसका पता कैसे चलता है? रेटिंग के अनुसार इसको हम पता कर सकते हैं कितना अच्छा है। जो एबव द नॉर्मल ऑपरेटिंग करेंट ऑफ द डिवाइस टू बी प्रोटेक्टेड। It is one of the simplest form of fuse। यह एक तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म है। फ्यूज भी चीज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। HRC फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में। HRC फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में। HRC फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में। HRC फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। HRC फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में। डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। HRC फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। HRC फ्यूज का यूज डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में करते हैं। HRC फ्यूज मेनली कंसिस्ट ऑफ हीट रेस्टिंग। HRC फ्यूज का यूज हम कहाँ करते हैं? HRC फ्यूज मेनली कंसिस्ट ऑफ हीट रेस्टिंग सिरामिक body। both the end of ceramic body consisted of metal ends cap। both the end of ceramic body है उसका consisting of metal end cap। इसका जो कैप होता है वो मेटल एंड का होता है। ऊपर बताया था मेटल का कैप होता है। द फ्यूज एलिमेंट भी चीज जनरली सिल्वर इज अटैच बिटवीन द फिक्स एलिमेंट। इसमें जो जनरली इसमें फ्यूज एलिमेंट होता है ये देखिए ये जो एलिमेंट है इसको क्लीन करते हैं। देखिए फ्यूज एलिमेंट में इसमें कौन बोल रहा है? देखिए फ्यूज एलिमेंट ये है ना ये मेनली सिल्वर का होता है। ये मेनली सिल्वर का होता है। जनरली ये सिल्वर का होता है। द बॉडी ऑफ द HRC फ्यूज का बॉडी होता है सिलिंड्रिकल इन शेप। इसका शेप मेनली सिलिंड्रिकल होता है। HRC फ्यूज का बॉडी सिलिंड्रिकल होता है। देखिए हम दिखा भी सकते हैं अगर खुलता है तो दिखाते हैं। देखिए सिलिंड्रिकल साइज का है। देखिए शॉपिंग इमेज देखिए सारा सिलिंड्रिकल साइज का है। यही है जो मेटल कैप बोल रहा था। देखिए इसको जूम करो। देखिए ये मेटल का है ये देखिए इसमें रेटिंग लिखल है। और देखिए इसके अंदर ही रहता है जो यहाँ से यहाँ तक एक अथी के नत के रहता है अंदर ही रहता है जो ये बोल रहे थे भरल रहता है। इसका शायद या थी का चीज इसी में रहता है भरा हुआ। इसी में भरल रहता है जो ये है वो इसके अंदर भरल रहता है। बाहर से आपको नहीं दिखेगा। देखिए बाहर से नहीं दिख रहा। देखिए बाहर से नहीं दिख रहा अंदर में भरल रहता है। देखिए 60 एम्पियर 400 एम्पियर। देखिए अलग अलग एम्पियर का फ्यूज होता है। इसका मेनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में करते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं। दिखा दिए अब हो गया। सिलिंड्रिकल इन शेप बता ही दिया। द बॉडी स्पेस सराउंडिंग द बॉडी का जो स्पेस होता है सराउंडिंग द फ्यूज एलिमेंट इज कंप्लीटली फिल्ड। जब द बॉडी स्पेस सराउंडिंग द फ्यूज एलिमेंट इसका बॉडी स्पेस है जो सराउंडिंग है फ्यूज एलिमेंट इज द बॉडी स्पेस इसका जो बॉडी है उसका स्पेस है सराउंडिंग है फ्यूज एलिमेंट से। द बॉडी स्पेस surrounding the fuse element is completely filled।
इसका जो बॉडी स्पेस है विथ फिलिंग पाउडर, द फिलिंग पाउडर इज जनरली क्वार्ट्ज सैंड प्लास्टर ऑफ फेरिस मार्बल डस्ट। द बॉडी स्पेस, इसका जो बॉडी स्पेस है सराउंडिंग, इसके अंदर जो भरल रहता है सराउंडिंग में होता है इसके चारों तरफ। जैसे ये मान लेते हैं मेरा HRC फ्यूज है, 1 सेकेंड वेट 1 सेकेंड, आई विल कलर चेंज। मान लेते हैं ये मेरा HRC फ्यूज है, ठीक है, ये HRC फ्यूज है, HRC फ्यूज है। इसके अंदर जो रहता है फिलिंग पाउडर रहता है वो मेनली किस किस की चीज का रहता है, देखिए फिलिंग पाउडर जनरली क्वार्ट्ज सैंड प्लास्टर ऑफ पेरिस मार्बल दस्ती का रहता है। अब आगे देखते हैं, द फिलिंग मटेरियल हेल्प्स इन आर्क क्वेंचिंग। आर्क क्वेंचिंग माने क्या होता है, आर्क क्वेंचिंग जो आर्क जैसे जो मतलब आर्क क्वेंचिंग का मतलब जैसे हाँ क्या बोलते हैं, जैसे किसका एग्जाम्पल दे यहाँ पर जो एकदम मस्त समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं ये फ्यूज है, ठीक है, जैसे फ्यूजवा बंद होता है तो यहाँ से जैसे ये फ्यूजवा गलेगा तो यहाँ से चिंगारी उत्पन्न होगा ना, तो यही चिंगारिया को कम करने के लिए जो हम इसमें भर देते हैं क्वार्ट्ज सैंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी आर्क क्वेंचिंग को कम करने के लिए भरते हैं। एंड एक्ट्स एज ए कूलिंग मीडियम, इसका कैसा काम करता है, कूलिंग मीडियम का कार्य करता है। द फिलिंग पाउडर कैन अब्जॉर्ब द हीट ऑफ हीट एट वेरी हाई रेंज, इसका जो हीट है उसका रेट वेरी हाई रेट पर इसको मतलब ऑब्जर्व कर लेता है। अब नॉर्मल केस देखते हैं, आई बराबर फ्यूज एलिमेंट, आई स्क्वायर आरती बराबर हीट डिलीवर्ड, हीट सिल्वर डेवलप्ड रेड, व्हेन हीट डेवलप्ड इज लेस देन और इक्वल टू फ्यूजिंग एलिमेंट, इसका जो हीट डेवलप्ड होता है या इक्वल टू फ्यूजिंग एलिमेंट देन फ्यूजिंग करेंट, देखिए व्हेन हीट डेवलप्ड इज लेस देन और इक्वल टू फ्यूजिंग एलिमेंट, इसका जो हीट डेवलप्ड होता है लेस देन और इक्वल टू फ्यूजिंग एलिमेंट देन फ्यूजिंग एलिमेंट डज नॉट डैमेज, व्हेन हीट डेवलप्ड टू, इसका व्हेन हीट डेवलप्ड इज लेस देन और इक्वल टू फ्यूजिंग एलिमेंट देन फ्यूजिंग एलिमेंट डज नॉट डैमेज, व्हेन हीट डेवलप्ड इज लेस देन या इक्वल टू फ्यूजिंग एलिमेंट, इसका जो हीट डेवलप होता है वह लेस देन या इक्वल टू फ्यूजिंग एलिमेंट देन फ्यूजिंग एलिमेंट डज नॉट डैमेज, इसका जो फ्यूजिंग एलिमेंट होता है वो डैमेज नहीं होता। द वर्किंग ऑफ फ्यूजिंग एलिमेंट, द वर्किंग ऑफ फिलिंग एलिमेंट, इसका जो फिल इसके अंदर करता है इज ऑब्जर्व हीट डेवलप्ड इन द एबव केस, द वर्किंग ऑफ फिलिंग एलिमेंट जिसके अंदर जो फिलिंग करते हैं एब्जॉर्ब हीट डेवलप इन द एबव केस फ्यूज। ओके, अब देख लेते हैं अब नॉर्मल केस क्या है। क्या चीज अब नॉर्मल हम देखते देखते पागल हो गए, कितना मरते क्या। अब देखते हैं अब नॉर्मल केस क्या है। जो ISC HRC फ्यूज रेटिंग इज लेस देन ISC, HRC का फ्यूज रेटिंग होता है जो ISC से कम होता है, I स्क्वायर RT, हीट प्रोड्यूसिंग रेट इज हाई, हीट प्रोड्यूसिंग रेट इज हाई, हाई एलिमेंट हीट एब्जॉर्बिंग रेट इज लो, हाई एलिमेंट हीट एब्जॉर्बिंग रेट इज लो, when temperature is more than silver melting point then a spark produce, when temperature is more than silver melting point, इसका जो टेम्परेचर होता है वो सिल्वर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है देन स्पार्क प्रोड्यूस, अगर सिल्वर के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा तो स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, वही बोल रहा है। when सिल्वर इन HRC फ्यूज रेटिंग इज लेस देन ISC, HRC फ्यूज का रेटिंग हमेशा ISC से कम होता है, I स्क्वायर RT, हीट प्रोड्यूसिंग रेट इज हाई, I स्क्वायर RT हीट प्रोड्यूसिंग रेट इज हाई, फिलिंग एलिमेंट हीट अब्जॉर्बिंग रेट इज लो, फिलिंग एलिमेंट या हीट अब्जॉर्बिंग रेट इज लो, व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन सिल्वर melting point, when temperature is more than silver melting point then a spark produce, जब इसका टेम्परेचर होता है ज़्यादा then silver melting point then a spark produce, जो इसका स्पार्क है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब देख लेते हैं ऑपरेशन कैसे HRC फ्यूज काम करता है, इसको जरा देख लेते हैं। ऑपरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन द फ्यूज एलिमेंट इज 1 सेकेंड, अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन में है द फ्यूज एलिमेंट
under normal condition the fuse element is at a temperature below its melting point। अंदर नॉर्मल कंडीशन में जो फ्यूज एलिमेंट है इसका टेम्परेचर है जब बिलो रहता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट से, देयरफॉर इट कैरीज द नॉर्मल करंट विदाउट ओवरहीटिंग। अगर जैसे नॉर्मल कंडीशन में वर्क करा तो ओवरहीट नहीं होगा, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अंदर नॉर्मल कंडीशन द फ्यूज एलिमेंट इज एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम रहता है, देयरफॉर इट कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल करंट विदाउट ओवरहीटिंग। व्हेन ए फॉल्ट ऑकर्स, जब फॉल्ट ऑकर्स होता है, जब इसमें फॉल्ट आ जाता है, व्हेन फॉल्ट ऑकर्स द करंट इंक्रीजेज एंड द हीट प्रोड्यूस इज सफिशिएंट। जब फॉल्ट इसमें आ जाता है देन द करंट इंक्रीजेज, जब इसमें फॉल्ट आ जाता है ऑकर्स द करंट इंक्रीजेज एंड द हीट प्रोड्यूस इज सफिशिएंट, जो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट रहता है टू मेल्ट फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स बिफोर द फॉल्ट करंट रीचेस इट्स फर्स्ट पीक वैल्यू। When a fault occurs, the current increases and the heat produced is sufficient। जब इसमें फॉल्ट अकर्स होता है तो करंट इंक्रीज करता है एंड द हीट प्रोड्यूस इज सफिशिएंट टू मेल्ट फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट्स मेल्ट बिफोर द फॉल्ट करंट रीचेज इज फर्स्ट पीक वैल्यू। द chemical reaction between silver vapor and the filling powder forms a high resistance substance which helps in quenching the arc very quickly। The chemical reaction, जो इसमें chemical reaction होता है between silver vapor and the filling powder, जो इसमें chemical reaction होता है silver vapor and filling powder में forms a high resistance substance which helps in quenching the arc very quickly। अब देख लेते हैं स्टेप्स। अब स्टेप्स देख लेते हैं। ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, ये जो इसमें फॉल्ट होता है, ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट जो इसमें फॉल्ट होता है और शॉर्ट सर्किट दिख रहा। इंक्रीज इन करेंट थ्रू फॉल्ट एलिमेंट टू हाई वैल्यू, इसका जो फॉल्ट है जैसे मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट होता है इसमें फॉल्ट उत्पन्न होता है तो ऐसे करंट बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन करेंट थ्रू द फॉल्ट एलिमेंट, फॉल्ट एलिमेंट के कारण करंट बढ़ जाएगा एलिमेंट टू हाई वैल्यू। मेल्टिंग ऑफ सिल्वर एलिमेंट, मेल्टिंग ऑफ सिल्वर एलिमेंट रहता है, जैसे इसके बीच में जो कनेक्ट रहता है, इसके और इसके बीच में जो सिल्वर एलिमेंट कनेक्ट रहता है वो तो मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ सिल्वर एलिमेंट, वेपोराइजेशन ऑफ सिल्वर, तो ऐसे भी भाप बन जाएगा, मतलब अथी वेपोराइजेशन की तरह जब गलने लगता है ना, मतलब सिल्वर एलिमेंट गल न जाता है तो वही करता है वेपोराइजेशन ऑफ सिल्वर एलिमेंट। फ्यूजन ऑफ द सिल्वर वेपर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई रेसिस्टेंस सबस्थान, मतलब फ्यूज कर जाता है सिल्वर वेपर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई रेसिस्टेंस कर देता है सबस्थान पर एक्सटेंशन ऑफ आर्क, इससे आग निकलता है। अब एडवांटेज ऑफ एसआर से फ्यूज देख लेते हैं। it can clear high value, it can clear high value of short circuit current। it can clear इसका मतलब है कि हाई वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट नहीं होता है, इसी कारण शॉर्ट सर्किट करंट। इट डज नॉट डिटोनेट द हाई स्पीड और बीटेज, इससे हाई स्पीड नहीं होता। इट्स द ऑपरेशन इज वेरी फास्ट, इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत फास्ट है। इट हैज इंक्रीज करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज इनवर्स करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो इनवर्स करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है। द परफॉर्मेंस इज वेरी मच कंसिस्ट, द परफॉर्मेंस इज वेरी कंसिस्ट। द कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू अदर प्रोटेक्टिंग डिवाइस, इसका जो कॉस्ट है जो लेस है अदर प्रोटेक्टिंग डिवाइस से ऑफ सम ब्रेकिंग कैपेसिटी। नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, इसका मेंटेनेंस में कोई खर्चा नहीं होता, डायरेक्ट रिप्लेस करने में क्या खर्चा आएगा। द ऑपरेशन इज रिलायबल, इसका ऑपरेशन भी रिलायबल है। अब दिस एडवांटेज ऑफ एचआरसी फ्यूज देखते हैं। इट मस्ट बी रिप्लेस, इसका सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं आफ्टर इच ऑपरेशन, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज टेक्स टाइम, जो फ्यूज का रिप्लेसमेंट करने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि हमको सर्किट को खोलना पड़ेगा, फिर उसके अंदर को सारा पार्ट को हटाना पड़ेगा, फिर हमको फ्यूज जहाँ पर लगे वहाँ पर खोलना पड़ेगा। ये ज़्यादा टाइम कहाँ लेता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लेता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पूरा डिब्बा खोलो, उसके अंदर से कीट दिखता है, कीट के अंदर लगा रहता है एचआरसी फ्यूज, तो टाइम तो लगेगा। सिलेक्शन ऑफ एचआरसी फ्यूज, अब एचआरसी फ्यूज का कैसे सिलेक्ट करें, ये भी तो एक बताया कितना एम्पियर का सिलेक्शन करें, कैसे सिलेक्ट करें, इसका भी एक प्रोसेस है। द लिस्ट, आई लव इट,
द लेवल ऑफ द ओवर करेंट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, इसका लेवल है जो ओवर करेंट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, द नॉर्मल करेंट ऑफ द सर्किट, नॉर्मल करेंट ऑफ द सर्किट, द appearing occurs, the voltage appearing occurs, the fuse affects its operation which should not be greater than its rating, इसका जो फ्यूज का रेटिंग होता है वो अति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, द रेपचरिंग कैपेसिटी मस्ट नॉट बी लेस देन द करेंट ऑफ द इंटरप्टेड, जो इसका रेटिंग है वो अति से कम नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ HRC फ्यूज टू प्रोटेक्ट द लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका काम क्या है, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट टू ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, फॉर बैकअप प्रोटेक्शन टू सर्किट ब्रेकर, और जो बैकअप प्रोटेक्शन देते हैं सर्किट ब्रेकर से देते हैं। सर्किट ब्रेकर तो हाई मतलब पावर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन में भी सर्किट ब्रेकर का यूज कर लेते हैं, लेकिन जो इसका है इसको लो वोल्टेज में यूज करते हैं। अब देख लेते हैं टाइम करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऊपर करेंट है नीचे टाइम होगा, टाइम है। अब देखिए ऐसे गया हम, देखिए मिनिमम फ्यूजिंग करेंट, यहाँ पर फ्यूज करने की संख्या मतलब अधिक कम है और ऊपर है जो ज़्यादा है, तो उसी कर रहे हैं। टाइम करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। अब आगे बताते हैं, लाइट तो कट गया, अब बताते हैं दूसरा नोट्स। 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि लाइट कट गया है। वन सेकेंड सर जी वेट कर लीजिए। टाइम करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, यहाँ पर करेंट है, उसके बाद देखते हैं HRC फ्यूज सो इनवर्स टाइम करेंट, जो HRC फ्यूज है जो इनवर्स टाइम करेंट देता है, मतलब HRC फ्यूज है जो HRC फ्यूज है वो इनवर्स टाइम करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, इनवर्स टाइम करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। बार बार चेंज हो जाता है यार। The HRC fuse shows inverse time current characteristics as fault of current value become high, the operating time becomes less. Note, a fuse has inverse time characteristics, जो फ्यूज है वो inverse time characteristics देता है। अब देखिए inverse time characteristics, this that means as the magnitude of fault current is higher, smaller is the time taken by the fuse to melt, when fault current is low, the time taken by the फ्यूज इज मोर। देखिए क्या बोल रहा है, ये फ्यूज है, ये जो फ्यूज है इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए fuse has inverse time characteristics, this means as the magnitude of fault current, जो fault current का magnitude है is higher smaller to its time taken, जो इसका smaller is the time taken by the fault to fuse to melt, when fault current is low, the time taken by the fuse is more। और फ्यूज वायर, अब देख लेते हैं फ्यूज वायर के लिए क्या क्या थी है। देखिए मेटल में एल्युमिनियम, कॉपर, लीड, सिल्वर 3। देखिए मेल्टिंग पॉइंट एल्युमिनियम का 240 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.86 माइक्रो ओम मीटर। अब कॉपर 2000 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, लीड 624 डिग्री फ़ारेनहाइट 21.0 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, सिल्वर 1830 डिग्री फ़ारेनहाइट 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 4
63 डिग्री फ़ारेनहाइट 11.3 माइक्रो सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं मेटल। वैल्यू ऑफ को के मेटल में क्या है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लीड है। वैल्यू ऑफ के वेन डी इज मेजर इन एम। एल्युमिनियम 59, कॉपर 80, आयरन 24.6, लीड 10.08। अब लगते हैं प्रोसेक्टिव करंट। प्रोसेक्टिव करंट क्या है, इट इज द फर्स्ट मेजर लूप। इट